नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तराखंड के 4 अनुभवी नेताओं को जगह मिलने पर खुशी जताई और नई टीम की तारीफ की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से घोषित टीम में उत्तराखंड के 4 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन के अनुभवी नेता महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। आम जन तक ले जाने में बहुत बड़ा काम इस टीम के माध्यम से होगा और उत्तराखंड को क्योंकि हमेशा ही जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमेशा बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है और इस बार भी हमारे राज्य से 4 बड़े अनुभवी लोगों को इस टीम में शामिल किया गया है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और नियुक्त जिनको दायित्व मिले हैं, जिम्मेदारियाँ मिली हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रदेश में भी निश्चित रूप से इन 4 लोगों के टीम में आने से बहुत बड़ी ताकत हमको मिलेगी। हमारे संगठन का बहुत सर, आज बड़ी बैठक है। सर, गढ़वाल मंडल के सभी जो सांसद हैं, विधायक यहाँ पे मौजूद हैं, एजेंडा किस तरह की चीजें, क्या कुछ चर्चा है? क्योंकि हम लोग ये क्रमवार ऐसी बैठकें लगातार कर रहे हैं। पहले हमने नगर पालिकाओं, मेयर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे फिर मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कुमाऊं संभाग में ये प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार वहाँ के विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में यहाँ की बैठक है। सभी प्रकार की समीक्षाएं हो जाएंगी उसमें और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा और जो काम हमको करने हैं आने वाले समय में उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है, इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे और समयबद्ध तरीके से जो काम और हो सकते हैं उन कामों को प्राथमिकता से लेकर आगे बढ़ाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक कर एसआईआर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान राजनीतिक दलों को प्रारूप 9, 10, 11A और 11B की सूचियां भी उपलब्ध कराई गई। डीएम ने बताया कि 13 अगस्त तक जिले में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रारूप 6 में 39 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 में 10,235 दावे और आपत्तियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि प्रारूप 7 की प्रत्येक आपत्ति पर संबंधित बीएलओ संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस देगा। नोटिस मिलने के 7 दिन बाद सुनवाई शिविर आयोजित होगा। शिविरों में आपत्ति वाले मतदाता और आपत्तिकर्ता दोनों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। देहरादून में मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर को लेकर डीएम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रिया और अब तक प्राप्त आवेदनों की जानकारी साझा की गई। राजनीतिक दलों को प्रारूप 9, 10, 11A और 11B की सूचियां भी उपलब्ध कराई गई ताकि वे मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित दावों और आपत्तियों का अवलोकन कर सकें। डीएम के मुताबिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के कुल 49,743 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं 10,235 नामों को लेकर आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं। प्रशासन की ओर से दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। डीएम ने बताया कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 सितंबर को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है।
उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर मसूरी के बडोनी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान इंद्रमणि बडोनी अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। वक्ताओं ने कहा कि बडोनी ने अलग उत्तराखंड राज्य के साथ पहाड़ की संस्कृति, पहचान और स्थानीय हितों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इंद्रमणि बडोनी विकास मंच ने सरकार से उनके जीवन और विचारों को स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। साथ ही मसूरी में उनके जीवन से जुड़ा संग्रहालय और उनके नाम पर ऐतिहासिक भवन बनाने की मांग भी उठी। बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बडोनी का अलग उत्तराखंड का सपना साकार हुआ और अब उनके विचारों के अनुरूप विकास को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। बडोनी जी जो हमारे पहाड़ के गांधी, उत्तराखंड राज्य की सोच की नींव जिन्होंने रखी और उत्तराखंड राज्य के प्रेरणा स्रोत जो रहे, ऐसे हमारे बडोनी जी की आज पुण्यतिथि पर हम सब ने मिलकर इंद्रमणि बडोनी विचार समिति के साथ श्रद्धांजलि दी। और हमारा मानना यह है कि उत्तराखंड को आज अगर उत्तराखंड हमें मिला है तो उसकी नींव, उसकी सोच जो थी वो हमारे बडोनी जी ने रखी थी, हमारे पहाड़ के गांधी ने रखी। पहाड़ के गांधी इसलिए भी कि वो ना सिर्फ अहिंसा में विश्वास रखते थे बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे नागरिकों को बढ़ाने का कार्य करते थे। उनकी सोच मसूरी में रहकर ये भी थी, जब उन्होंने मसूरी में यूकेडी ज्वाइन करी, कि वो कभी ना कभी जब उत्तराखंड बनेगा तो गैरसैंण राजधानी बने, जिससे गांव-गांव तक विकास की लहर हो, गांव-गांव तक अंतिम छोर में खड़ी व्यक्ति तक विकास पहुंचे। और आज जब उत्तराखंड बन गया है तो हमें अपना दायित्व समझते हुए हम नागरिकों को और सरकारी तरफ से भी इंद्रमणि बडोनी जी की स्मृति में कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए, आज पर्वतीय गांधी के रूप में विख्यात इंद्रमणि बडोनी जी की 27वीं पुण्यतिथि है और हमने आज यहाँ पर हमेशा की तरह जो है उन्हें याद किया है। पूरी मसूरी ने उनको याद किया है, यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और इस अवसर पर जो है हम लोगों ने यही एक मांग की है, सरकार से मांग की है, प्रशासन से मांग की है कि बडोनी जी एक मात्र पहाड़ के पूरे विश्व के वो एक मार्गदर्शक हैं, एक शांति के दूत हैं और इस समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं। उत्तराखंड में मूल निवासियों को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने वाली मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना रोजगार के साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। योजना के तहत जून तक 210 मेगावाट क्षमता के सौर प्लांट स्थापित हो चुके हैं, जिससे 3500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के तहत 250 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया है। ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि योजना का फेज 2 सफल रहा है और जनता की मांग को देखते हुए इसके विस्तार का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। विभाग प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है, जिसके बाद कैबिनेट में इसे रखा जाएगा। अगले चरण में अतिरिक्त 100 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। साथ ही जिलावार लक्ष्य तय किए जाएंगे ताकि प्रदेश के सभी जिलों में योजना का समान रूप से लाभ पहुंच सके। योजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सौर स्वरोजगार योजना का जो फेज 2 है ये काफी सक्सेसफुल रहा है। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत रिप्रेजेंटेशंस आए थे, हमारे पास भी आए थे कि इसको आगे एक्सटेंशन कर दिया जाए। तो एक्सटेंशन का जो प्रस्ताव है अभी बना करके वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग एग्जामिन कर रहे हैं उसको और वहां से क्लियरेंस मिलता है तो फिर हम लोग कैबिनेट में उसकी फेज 2 के लिए जाएंगे। सर, लगभग उसी तरीके का रहेगा पहला या कुछ इसमें इस बार आपको लगता है कुछ और बदलाव की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट में? अभी हम लोग ना जो सेम प्रपोजल को 100 मेगावाट अतिरिक्त बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद अभी तो हमारी जो पेंडिंग प्रपोजल्स हैं उसको टेकअप करेंगे। एक और चीज इसमें कर रहे हैं, जिले वाइज टारगेट कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था कि कुछ जिलों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ जिलों में नहीं हो पाया है। उसका कारण चाहे जो भी रहा हो, पब्लिसिटी की कमी रही हो या विभाग जो है उस जिले में बड़ा एक्टिव नहीं रहा हो। तो इसलिए इस बार जो जिन जिलों में पहले काम नहीं हुआ उसको वरीयता दे रहे हैं और 100 मेगावाट का अभी ले जा रहे हैं। और इसके बाद अगर फर्दर एक्सटेंशन होगा तो हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के ऊपर जाएंगे, जिससे कि हमको इवनिंग टाइम पे भी बिजली मिलना चाहिए।
ऋषिकेश में लगातार बारिश के बीच NH 34 ऋषिकेश चंबा मोटर मार्ग पर गुजर नाला के पास मलबा आने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। पुलिस चौकी प्लासेड़ा के नजदीक पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। मार्ग बंद होने से दोनों ओर वाहनों की कतार लगने की स्थिति बन गई है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग को मार्ग खोलने के लिए सूचित किया गया है। मलबा हटाने और सड़क को यातायात के लिए सुचारू करने के उद्देश्य से JCB मशीन मौके पर भेजी जा रही है। प्रशासन और पुलिस की ओर से लोगों से सावधानी बरतने और मार्ग खुलने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तेज बारिश के चलते रानीपुर मोड़, चंद्राचार्य चौक और भगत सिंह चौक समेत कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला। सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई जगह ट्रैफिक बेहद धीमा पड़ गया। जलभराव के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रमुख मार्गों पर पानी भरने से वाहन चालकों को सावधानी के साथ निकलना पड़ रहा है। लगातार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव की समस्या से रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ रहा है। प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मौसम के बिगड़े मिजाज से लोगों में चिंता बनी हुई है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। देहरादून में लगातार बारिश के कारण तमसा नदी का जलस्तर और पानी का बहाव बढ़ गया है। नदी के बढ़ते बहाव को देखते हुए आसपास के इलाकों में लोगों के बीच चिंता का माहौल है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के टोटू इलाके में भी भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते यहां लैंडस्लाइड हुआ, जिससे एक शेड और शौचालय को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड के बाद स्थानीय लोगों ने जल निकासी की स्थायी व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बारिश के दौरान पानी की निकासी की समस्या गंभीर रूप ले लेती है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों ने प्रशासन से इलाके में बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। हरिद्वार में पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। गंगा का चेतावनी स्तर 293 मीटर है, जबकि जलस्तर 293.50 मीटर दर्ज किया गया है। वहीं खतरे का निशान 294 मीटर है, यानी गंगा खतरे के निशान से महज 50 सेंटीमीटर नीचे है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा विभाग अलर्ट मोड पर है। DM मयूर दीक्षित ने बताया कि पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा है। लक्सर, खानपुर और अन्य संवेदनशील इलाकों में टीमें भेजकर लोगों की शिकायतों का समाधान किया गया है। फिलहाल जिले में आपदा जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार बारिश को देखते हुए सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। में अभी करेंटली जो हम बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी से ऊपर चल रहा है और जो पहाड़ी जनपद है उनमें काफ़ी बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से कि ऊपरी जनपदों से नदी में जलस्तर बढ़ा है। हमारे जो वल्नरेबल क्षेत्र हैं जैसे लक्सर है, खानपुर है, सोलानी नदी, गंगा नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, भगवानपुर में भी वहाँ पर कुछ जगहों पर जहाँ पर भी शिकायत आई थी, वहाँ पर कुछ समस्या लोगों ने बताई थी, जहाँ पर कि बंदे को लेकर हस्तमौली गाँव में और हसनपुर, मदनपुर, भगवानपुर में वहाँ पर हमने टीम भेजकर उसका निराकरण किया है। सभी टीम्स अलर्ट पर हैं, फील्ड में विजिट कर रही हैं और जहाँ से भी ऐसी कोई सूचना आ रही है कि जल भराव की सूचना हो या फिर नदी में जलस्तर बढ़ने से अगर कहीं ग्रामीणों को समस्या आ रही है तो उसका भी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। वर्तमान में ऐसी कोई आपदा की सिचुएशन अभी जनपद में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जैसे बारिश और होती है तो इसी के लिए सभी लोगों को अलर्ट पर रखा गया। पौड़ी जिले के सतपुली द्वारिखाल क्षेत्र से एक खबर आ रही है, जहां पर मलबा ढहने की घटना में एक ग्रामीण का मकान मलबे में दब गया।
मिली जानकारी के मुताबिक भारी मलबा मकान के ऊपर आ गिरा, जिससे घर को भारी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त परिवार के कुछ सदस्यों के मकान के अंदर होने और उनके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अभी तक परिवार के सदस्यों की स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन और बचाव दल के मौके पर पहुंचने का इंतजार है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के बीच लैंडस्लाइड और मलबा आने की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारी बारिश रही तो उसके क्रम में जितनी भी जगह पे हमारी रोड्स आदि बंद थी उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम में भी स्थिति का अपडेट लिया और इसमें एक मेजर घटना हमारी मेहरगांव में हुई है जो द्वारीखाल ब्लॉक में है। तो उसमें कुछ 3 लोगों के 2 वयस्क और 1 बच्चे के मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल जो हमारे प्रधान थे वहाँ के लोकल ग्रामीण, उन्होंने तत्काल उनको निकालने का प्रयास किया और हमारी अब मौके पर SDRF की टीम, पटवारी आदि और चौकी की टीम सभी लोग मौके पर पहुँच चुके हैं। उनको निकालने का प्रयास जारी है। और इसके अतिरिक्त बैरगांव में भी एक महिला के किचन का जो दीवार थी वो उनके ऊपर गिर गया था, जिससे उनके सर पे चोट आई थी। उनको तत्काल वहां से रेस्क्यू करके सतपुली हॉस्पिटल जो हमारा हंस हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया था। तो वहाँ पे भी उनका उपचार किया जा रहा है और अगर आवश्यकता होगी तो उनके रेफरल आदि की भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त सभी हमारी फील्ड मुस्तैद हैं और अपने अपने फील्ड में हैं और हम लोग लगातार स्थिति पे निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे इसमें सभी जगह के जो जल स्तर है उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो हमारा पशु लोक बैराज के आसपास वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पानी अभी छोड़ने की सूचना प्राप्त हुई थी आज सुबह 8 बजे के अराउंड। तो उसमें भी हम लोगों ने संबंधित SDM को सूचित कर दिया था कि आसपास चेतावनी जारी करा दें और अगर वहाँ पे कोई भी है तो उनको वहाँ नदी के पास से हटवा दें। तो लगातार जल स्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी फिलहाल वार्निंग लेवल के नीचे हमारी नदियाँ बह रही हैं। पहाड़ों और कोटद्वार क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते कई मार्गों पर बोल्डर और मलबा आने से यातायात बाधित हो गया था। दुगड्डा, आमसोड़, लैंसडाउन और पौड़ी जाने वाले मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर बोल्डर गिरने से आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं 5वें मील और दुर्गा मंदिर के पास सड़क पर मलबा आने से भी कई समय के लिए यातायात रुक गया। सूचना मिलने पर NH और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबा और बोल्डर हटाने का काम शुरू किया। लगातार प्रयासों के बाद कोटद्वार से गुमखाल जाने वाला मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। आमसौड़ समेत सभी प्रमुख बाधित रास्तों पर भी आवाजाही सुचारू कर दी गई है। DM ने यात्रियों से मौसम और मार्ग की स्थिति को देखते हुए सावधानीपूर्वक यात्रा करने की अपील की है। साथ ही लोगों से यात्रा से पहले मार्ग की जानकारी लेने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। जगह पे भारी बारिश रही तो उसके क्रम में जितनी भी जगह पे हमारी रोड्स आदि बंद थी उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम में भी स्थिति का अपडेट लिया और इसमें एक मेजर घटना हमारी मेहरगांव में हुई है जो द्वारीखाल ब्लॉक में है। तो उसमें कुछ 3 लोगों के 2 वयस्क और 1 बच्चे के मलबे में दबे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल जो हमारे प्रधान थे वहाँ के लोकल ग्रामीण, उन्होंने तत्काल उनको निकालने का प्रयास किया और हमारी अब मौके पर SDRF की टीम, पटवारी आदि और चौकी की टीम सभी लोग मौके पर पहुँच चुके हैं। उनको निकालने का प्रयास जारी है। और इसके अतिरिक्त बैरगांव में भी एक महिला के किचन का जो दीवार थी वो उनके ऊपर गिर गया था, जिससे उनके सर पे चोट आई थी। उनको तत्काल वहाँ से रेस्क्यू करके सतपुली हॉस्पिटल जो हमारा हंस हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया था। तो वहाँ पे भी उनका उपचार किया जा रहा है और अगर आवश्यकता होगी तो उनके रेफरल आदि की भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त सभी हमारी फील्ड मुस्तैद हैं और अपने अपने फील्ड में हैं और हम लोग लगातार स्थिति पे निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे इसमें सभी जगह के जो जल स्तर है उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो हमारा पशु लोक बैराज के आसपास वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पानी अभी छोड़ने की सूचना प्राप्त हुई थी आज सुबह 8 बजे के अराउंड। तो उसमें भी हम लोगों ने संबंधित SDM को सूचित कर दिया था कि आसपास चेतावनी जारी करा दें और अगर वहाँ पे कोई भी है तो उनको वहाँ नदी के पास से हटवा दें। तो लगातार जल स्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी फिलहाल वार्निंग लेवल के नीचे हमारी नदियाँ बह रही हैं। इधर गदरपुर पुलिस ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी इन कछुओं को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के लिए जा रहे थे। एसपी स्वप्न कुमार सिंह ने बताया कि अपराध नियंत्रण और वन्यजीव तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। गदरपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कछुओं को बरामद किया। आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही ये पता लगाया जा रहा है कि बरामद कछुए कहां से लाए गए थे और इन्हें किस व्यक्ति को सौंपा जाना था। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। एसपी सर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी निर्देश के अनुपालन के क्रम में कोतवाली गदरपुर पुलिस की टीम के द्वारा इंस्पेक्टर गदरपुर के नेतृत्व में कल 2 अभियुक्तों कमल पुत्र मुकेश और गोपाल पुत्र लल्लू निवासीगण दड़ियाल थाना टांडा रामपुर उत्तर प्रदेश को 21 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं, जिनमें मुख्य रूप से इंडियन सॉफ्ट सेल जिसका वैज्ञानिक नाम निल्सोनिया गैंगेटिका है और सुंदरी कछुआ जिसका वैज्ञानिक नाम लिस सेमिस पंक्टाटा है। 21 इधर ऋषिकेश के खदरी क्षेत्र में करंट लगने से मां और उसकी 2 साल की बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय सुमन और उसकी बेटी सृष्टि के रूप में हुई है। बताया गया कि महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ घर लौट रही थी। सड़क पर भरे पानी में पैर पड़ते ही महिला गिर गई। इसी दौरान सड़क पर बिजली का टूटा तार पड़ा होने से मां बेटी करंट की चपेट में आ गई। ग्रामीणों के मुताबिक तार में करंट प्रवाहित हो रहा था। परिजन दोनों को एम्स ऋषिकेश ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा कर बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अधिशासी अभियंता शक्ति सिंह ने पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की। एसडीएम के निर्देश पर 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। एम्स के ट्रामा सेंटर में है और जैसे कि सभी क्षेत्रवासियों को एक अभी जो घटना हुई है बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही के कारण और बार बार बोलने के कारण जो है अभी एक बहन और उनकी बेटी की डेथ हुई है। और इतनी बड़ी घटना के बाद एक इनका जो शर्मनाक बयान आता है कि हम 6 लाख रुपये दे देंगे। उन्होंने एक कीमत लगाई है एक परिवार के मरने की विभाग द्वारा। और अभी एसडीएम यहाँ पे है और हमने बोला है कि डीएम भी यहाँ पे आए और संबंधित विभाग के अधिकारियों पे, इसमें एमडी पे भी मुकदमा होना चाहिए। आपकी लापरवाही के कारण आज 2 लोग मरे हैं और पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी, क्योंकि गरीब लोगों की तुम कीमत भी लगाते हो उसके बाद। और इनको जो है पद से, इनको कुर्सी में बैठने का हक नहीं है, इनको पद से हटाने के लिए भी हमने बोला है कि ये पद से भी हटनी चाहिए, इनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, इनका जो है होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत दुर्घटना हुई है, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें हमें बहुत दुख है और बड़ा खेद है। हमें कैसा नहीं होना चाहिए। अब जो विद्युत विभाग की तरफ से इमीडिएट इनको जो है लगभग 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1,60,000 दिए जाएगा इमीडिएट, ठीक है। और बाकी जो है दोनों का मिला के लगभग 6,20,000 के लगभग ये इन्हें दिया जाएगा। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।